नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 जो हमारा सपोर्टिंग मटेरियल का है। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा 2020-21 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर 3 है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पहले दूसरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। उसमें हमने पढ़ा क्या था। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था शीत युद्ध के बारे में, जहाँ पर सोवियत संघ और अमेरिका के सैनिक संगठन विचारधाराओं के बारे में बताया गया, क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बताया गया, गुटनिरपेक्षता के बारे में बताया गया, उसकी प्रासंगिकता के बारे में बताया गया। ठीक है, और सेकंड चैप्टर में हमें सोवियत संघ के बारे में बताया, शॉक थेरेपी के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, यूरोपीय संघ के सकारात्मक नकारात्मक पॉइंट बताए गए। ठीक है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स, उसकी आइडियोलॉजी बताई गई, यानी विचारधारा बताई गई, और किस तरह अपनी ही नीतियों के कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। फिर उसमें ये भी बताया गया शीत युद्ध जो था विचारधाराओं का युद्ध था। ठीक है, यानी कि जब सोवियत संघ खत्म हो गया था और पूरे वर्ल्ड में बचा कौन, वो बचा अमेरिका। ठीक है, जिसका जो चैप्टर 3 का नाम था अमेरिकी वर्चस्व, जो आपका चैप्टर नहीं दिया गया है इस बार सिलेबस का, लेकिन उसका कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं। जैसे प्रथम खाड़ी युद्ध हो गया। ठीक है, किस तरह अमेरिका अपनी तानाशाही दिखाता है। ठीक है, तो अमेरिका किस तरह एक महाशक्ति बन के उभरा पूरे वर्ल्ड में, उस चैप्टर में पूरा जिक्र था। लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स दिखाए गए हैं, आपको सिर्फ बताया गया है कि अमेरिका जो था किस तरह एक पावरफुल कंट्री बन के उभरा कोल्ड वॉर के बाद, जो ये स्थिति है जो इसने आज भी बना रखी है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो वो सारी बातें चैप्टर 3 में थी जो हमने नहीं पढ़ी। कुछ प्रथम खाड़ी युद्ध वाले के टॉपिक आपने पढ़े होंगे, और सपोर्टिंग मटेरियल वही सारे बच्चे पढ़ें जो पहले अपने सारे ये जो चैप्टर्स हैं जो सिलेबस के हैं वो फर्स्ट बुक के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यानी कि जो आपके एनसीईआरटी से पढ़ लिए हों, यूट्यूब पे वीडियो या क्लास से वीडियो कहीं भी ट्यूशन से ले रहे हो, वहाँ से ये सारी चीज़ें हो चुकी हों, तब ये आपको सपोर्टिंग मटेरियल्स आपको समझ आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर सारी बातें क्या हैं, शॉर्ट में हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी सब देख सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं। ओके, क्यों समझ तो आएगा। पहले इसे देख लो फिर उन्हें पढ़ लो, या पहले उन्हें पढ़ लो तो इन्हें देखो, तो ज़्यादा बेस्ट है। ओके, अब ये जो हमारा चैप्टर 4 है, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर जो 3 है ये हमारा, और इसका जो नाम है शायद सत्ता के नए केंद्र नाम है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन ना मतलब तो वही है। ठीक है, इसमें देखो चैप्टर 3 में ओल्ड सिलेबस में अमेरिका के वर्चस्व को बताएगा कि अमेरिका किस तरीके एक पावरफुल कंट्री बन के उभरा। ठीक है, समझ आया। लेकिन ये भी लेकिन इन चैप्टर 4 में वो बताया है, देखो सत्ता के नेक अंदर, यानी कि वो कंट्रीज, यानी कि वो ऐसे देश, वो संगठन, वो समूह या वो देश जो आने वाले समय में अमेरिकी वर्चस्व को, यानी कि यूएसए की वर्चस्व को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अमेरिकी वर्चस्व को ख़त्म कर सकते हैं। ओके, और ये कंट्री जो है यूरोपीय संघ है, आसियान है, चीन है, और एक हम लोग, यानी कि हमारा इंडिया क्यों लिखते हैं, हमारा भारत देश। ठीक है, वो जगह ले सकता है ना। ओके, इंडिया बोलो भारत एक ही बात है, यानी कि हमारा जो भारत देश है वो जगह ले सकता है, यानी कि हम भी एक महाशक्ति विकसित देश बन के उभर सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि भारत का जिक्र भी होता है, और आज के टाइम में भी देख लो, अभी आगे जिक्र करेंगे कि कैसे भारत में बन सकते हैं। ठीक है, ओके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा आपके कोई डाउट भी हो उसको सॉल्व करने की। ठीक है, अच्छी लगे तो बताना। चलो हम ये पढ़ते हैं सत्ता के नए केंद्र। चलो इसमें जो बोला गया है, शीत युद्ध उत्तर, यानी युद्ध खत्म होने के बाद विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठन तथा देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना आरंभ कर दिया। निर्वहन का मतलब होता है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है मुफ्ती, मतलब कि जो बंदे उसमें शामिल थे वो अलग हो गए। एक चीज़ याद रखना कि जो यूएसएसआर था ना, और ये जो संगठन था ये ख़त्म हुआ है, मेंबर्स ख़त्म नहीं हुए थे। ठीक है, ये ख़त्म हुआ है, यानी कि एक तरह से मान लो टीम ख़त्म हुई थी, टीम के मेंबर ख़त्म नहीं हुए थे। ठीक है, यानी कि कोई देश ख़त्म नहीं हुआ था, यहाँ पर एक संगठन ख़त्म हो गया था। ठीक है, जितना भी मैंने समझा है, क्योंकि जितने भी मेंबर थे ना वो सारे
वो सारे के सारे यूरोपीय संघ में आए थे, ठीक है, जो बाद में ही बन गया था 1992 में। यूएसएसआर ख़त्म हो गया 91 में, 1991 में, ये बन गया 1992 में, ये बात रखना। बस इसमें ये हुआ था कुछ देश इसमें रहे और कुछ उसमें भी गए थे, यूएसए की तरफ ही हुए थे, ठीक है। बस चलो, यानी कि लोगों ने क्या कहा, निर्वहन यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करना आरंभ किया, यानी लोग अलग होना शुरू हो गए थे, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि संगठन तथा देश अमेरिका की एक ध्रुवता के समक्ष विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि अभी यहाँ पे बोला कि अमेरिका के एक ध्रुवीय, और ध्रुवीय आपको पता है यानी कि पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पूरे यहाँ पे वर्ल्ड में जो अमेरिकी एक वर्चस्व स्थापित हो रखा है, अब उसकी जगह पे अन्य देशों को विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि सत्ता के नए केंद्र, यूरोपीय संघ, आसियान, चीन और हमारा इंडिया भी है, और ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर आपको ब्रिक्स के बारे में भी बताया गया है, ठीक है, जिससे ये जाहिर होता है कि हम भी एक महाशक्ति बन सकते हैं, ओके, बनना भी चाहिए ना, हम भी तो फिर बोलेंगे हमारे $1 की कीमत डॉलर के $70 बन के हमारा $1 बनता है, हम भी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, या 70-75 जो भी रेट चल रहा है, आने वाले समय में हमारी इकोनॉमिक ऐसे अच्छी हो गई तो बन सकती है। लोग करप्शन करना छोड़ दें, ईमानदारी से काम करें, जो नियम पॉलिसी बनी है, जो हमें किताबों में रूल्स पढ़ाए जाते हैं, उनका अच्छे से पालन हो, निर्वाह हो, तो हो भी सकता है। चलो हम अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं, टॉपिक से नहीं भटकते, ठीक है। तो हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, यूरोपीय संघ के, फिर आसियान के बारे में, चीन के बारे में, फिर भारत के बारे में, ठीक है। ब्रिक्स के ऊपर वीडियो भी बना रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलो, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी, इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। आप सबको मालूम है जो यूरोप था 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। तो पश्चिमी संगठन के लिए अमेरिका ने योगदान दिया था, क्योंकि भाई बंदे इकट्ठे करने थे, क्योंकि प्रभाव बढ़ाना था ना अपना, इसलिए तो वहाँ तो मदद करनी थी फाइनेंशियली, ओके। तो ये मार्शल योजना था। 1948 में मार्शल योजना के तहत, ये डेट्स याद रखना, मार्शल योजना कब आई थी, ये आपके ऑप्शन में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मार्शल योजना कब आई, ये आपकी ऑप्शंस में क्वेश्चंस आएंगे, तो इनकी डेट याद रखना। मैं बताता जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से नहीं, मतलब कि ये सारी डेट्स तो पूछी ही जाती एक तरह से। मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। आर्थिक मदद आप सबको पता है, फाइनेंशियली, ठीक है। 1957 में 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC और यूरोपीय एंटीम ऊर्जा समुदाय का संगठन किया था। ये परमाणु वाला था, ठीक है, ओके। ये वाला भी क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। देश नहीं पूछते थे, लेकिन इस बार देश भी नाम बता रखे हैं, तो देश के वाले देशों के भी ऑप्शन में एग्जाम में पूछ सकते हैं, कि सपोर्ट मटेरियल में ऐसी भी कोई भी चीज़ नहीं डाली जाती। अगर कोई चीज़ लिखी है तो समझ जाना कि 1 नंबर में पूछ सकते हैं। पहले तो सीधा आता था आर्थिक समुदाय कब स्थापित हुआ, कब संधि हुई, तो आप आंसर था 1957। तो इसमें आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से देश शामिल थे, ठीक है। तो आप बता सकते हो फ्रांस था, पश्चिमी जर्मनी था, इटली था, बेल्जियम था, नीदरलैंड था और लक्समबर्ग था। और ये ऊर्जा वाला था, ये जहाँ पे सारे परमाणु बम से संबंधित हैं, परमाणु कार्य से संबंधित कार्यक्रम किए जा रहे थे यहाँ पे। जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया था, ठीक है। जो ये पहले बनाया गया था ना यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जो पहले इकोनॉमिक के लिए बात कर रहा था, तो उसने धीरे धीरे किसका रूप ले लिया था, राजनीति का रूप ले लिया था, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 1979 में। और इसके बारे में ना आप अपनी NCERT किताब देखो ना, उसमें ऐसे कॉलम बना होगा एक, जिसमें सारे डेट्स लिखे होंगे, उसके अंदर डिस्कस कर रखी हैं सारी बातें। तो अपनी NCERT को रीडिंग करा करो, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आएंगी। किताबें दुकानों से जाके ख़रीदी हैं तो जाके उन्हें पढ़ भी लो। सॉरी कि कोई बच्चा बुरा ना माने, लेकिन एक बात कॉमन समझो, देखो मैं आगे बाद में पढ़ते थोड़ा समझो। आप 11वीं क्लास में होंगे,
ठीक है। 11th क्या पहले कोई भी क्लास लगा लो, आप मान लो 8 में थे तो 8 ही लगा लो, क्योंकि ये तो तुम्हें फ्री में मिली थी किताबें। 6 से लेके 7 तक फ्री में किताबें मिली होंगी स्कूल में, ठीक है, फ्री बुक्स। मान लो आपने कोई ऐसी बुक्स, कोई भी बुक्स जो आपने नहीं पढ़ी हो, कोई भी ऐसी बुक जो ना पढ़ी हो आपने, ठीक है, आपके पास ऑप्शन था पढ़ने का लेकिन आपने पढ़ी नहीं, ठीक है। हो सकता क्या कुछ बच्चे कहेंगे हमारे पास तो उस टाइम अकल ही नहीं थी, हमें पढ़ना भी होता है, कोई बात नहीं, 9th 10th में आ गई होगी, नहीं तो 11th में तो आ ही गई होगी, ठीक है। अभी भी नहीं है तो अब तो आ गई होगी, मेरी बात समझ जाओगे क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी बुक मिली हो, अगर आपने उस बुक को उस क्लास में ना पढ़ा हो, मान लो आपको 8 क्लास में कोई आपकी SST की ही बुक मान लो, जो कि बहुत से बच्चों ने पढ़ते भी नहीं है, SST की बुक मिली हो, आपने उसे नहीं पढ़ा, क्या आपने 9th में उसको पढ़ा था? कहेंगे क्यों 8वीं की किताबें क्यों पढ़ेंगे? कहने का मतलब ये है, जो किताबें आपको जिस क्लासेस में मिली हैं, ठीक है, जो किताबें आपको जिस क्लासेस में मिली है, एक बार आप क्लास पास कर गए तो शायद ही आपको मौका मिलेगा उस किताब को दोबारा उठाने का। अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जिसमें वो बुक्स की ज़रूरत है तभी वो बुक्स खुलेंगी, अन्यथा अगर आपने कोई अन्य फील्ड को पकड़ा तो वो किताबें कभी नहीं खुलेंगी, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं प्लीज़ आप बुक्स को ज़रूर पढ़ें, जो भी आपने अभी बुक्स ख़रीदी हैं, नहीं ख़रीदी हैं, PDF हैं, जो भी हैं, ठीक है, आप पढ़ें ज़रूर, क्योंकि ये 12th जो है आपकी लास्ट स्टेज है। एक बार आप पास हो गए फिर आप ये बुक्स नहीं खोलोगे, अगर जब तक आप कोई टीचिंग लाइन में संबंधित नहीं आओगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करोगे, तब तक आप इन बुक्स को ओपन नहीं करोगे। इसलिए अभी आपके पास मौका है, अच्छा मौका है, प्लीज़ अपनी NCERT को पढ़ें, समझें, ओके। जो पहले बर्बादी हो चुकी है वो दोबारा ना हो, इसलिए बुक्स को पढ़ा करें, बस कहने का मतलब ये है। 12वीं पास हो जाओगे तो शायद ही खोलोगे, इसलिए पढ़ लिया करो। SST खोल लेते तो आज संविधान 11वीं के अच्छे से समझ आ जाते, ये भी समझ आते, चलो आ गए होंगे, चलो कोई बात। फरवरी 1992 में मजीसी संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी संधि थी? मजीसी संधि। ये कई बार रिपीटेड एग्जाम में आपकी क्लास में भी, अब तो स्कूल भी खुल गई, क्लास में भी आपसे पूछ लेंगे सर जी लोग कि भाई जो यूरोपीय संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, वो कौन सी संधि के तहत हुई थी? तो हम इसको कह सकते हैं 1992 के तहत हुई थी, मजीसी संधि। इसका नाम जरूर आता है, डेट बहुत कम आती है, नाम आता है। हाँ, वैसे ये जनरली क्वेश्चन क्लास में पूछे जाते हैं, ओके। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे आपको कैसे पता? भाई हम सभी बच्चों से ऑलमोस्ट बात होती रहती, तो बताते रहते कि हमसे आज क्लास में ये क्वेश्चन करा गया, ये करा गया, तो एक एवरेज लग जाता है कि कौन से टीचर क्या पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे हैं, नॉर्मली जनरली, ठीक है। हो सकता है किसी स्कूल में ना पूछा हो, किसी में पूछा हो, तो इन डेट्स को याद रखा करो बस। चलो, यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य क्या थे जब इसको बनाया गया? देखो, एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, ठीक है, एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग करना, यानी कि जो इंटरनल हो हमारा और जो न्याय से संबंधित जैसे भी किस्से हों, लड़ाई झगड़ा हो, उन पर कैसा हो, सहयोग करेंगे भाई। एक समान मुद्रा, यानी कि वन सिंगल करेंसी, ठीक है, वन सिंगल करेंसी, यानी जितने भी सदस्य देश होंगे वहाँ पे सब एक करेंसी चलेगी, कोई अलग नहीं, ओके। यूरो है यहाँ पे, यूरो चलती है, यूरो एक करेंसी यहाँ चल रही तो दूसरे देश में भी यूरो ही चलेगी, ओके, अलग नहीं होगी। वीज़ा मुफ्त, जितने भी देश हैं जाओ फ्री में, ठीक है। और यूरोपीय संघ में कितने मेंबर्स हैं आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितने भी देश हैं वहाँ पे सिंगल करेंसी है, वीज़ा मुफ्त है, कोई भी मतलब कि वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं, ये सब तारों से जाने तारों के नीचे से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं, ओके। चलो, यूरोपीय संघ की विशेषताएं। यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया, ठीक है। पहले सारा इकोनॉमिक्स था, आर्थिक रूप से व्यापार से संबंधित बातें होती थी, फिर वो राजनीति बन गई, धीरे धीरे बदलाव तो होते रहते हैं। यूरोपीय संघ का एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लग गया, ठीक है, एक विशाल राष्ट्र राज्य, क्योंकि देखो ऊपर क्या बोला गया है, एक समान मुद्रा का चलन, सिंगल करेंसी, तो ऑब्वियसली बात है एक सिंगल करेंसी एक देश में चलती है पूरे, तो ऑब्वियसली बात है ये काम किस तरह से काम कर रहा है, एक संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम कर रहा है, ठीक है।
इसका अपना झंडा, अपना स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है जिसे हम यूरो बोलते हैं। झंडे में 12 सितारे। देखो मेंबर्स तो ज़्यादा हैं, कमेंट कर देना आप जितने भी मेंबर्स हैं यूरोपीय संघ में, याद रखना, पूछ लेते हैं, और देश के नाम भी याद रखना, ठीक है। देश तो ज़्यादा हैं लेकिन झंडे में जो स्टार है वो 12 ही है, ठीक है। अब 12 इसलिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 12 स्टार 12 देश, ऐसा नहीं है। 12 जो है यहाँ पे लकी नंबर है, जैसे हर किसी का अपना अपना एक लकी नंबर होता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ होता है, किसी का कोई लकी नंबर होता है। तो इसी तरीके से इनके झंडे में 12 सितारे जिनको ये लोग लकी मानते हैं, ठीक है, इसलिए। और वो इनका जो बैकग्राउंड होता है ब्लू कलर का होता है, स्टार आप सबको पता है गोल्डन कलर के होते हैं। और ये मैप में क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में, ज़रा सी बातें लिखनी होती हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ लिया करो, उन कॉलम्स को भी पढ़ा करो। तो साइंस की बुक में तुम्हें एक्टिविटी छोड़ के ऐसे एक्टिविटी 1.2 ऐसे करके छोड़ देते थे। ये साइंस की बुक नहीं है, राजनीति की बुक है, इनको पढ़ना चाहिए। इसका अपना झंडा, गाना, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है, ठीक है। अन्य देशों से संबंधों के मामलों में इनसे काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली है, मतलब कि ऑलमोस्ट सभी से अच्छे संबंध हैं इनके। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारे के घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णतः समग्रता, एकता और मेल मिलाप को प्रतीक करता है, ठीक है। ये हैं 12 सितारे के पीछे और रीज़न, पूर्णतः समग्रता, एकता और मेल मिलाप, और वैसे लकी नंबर भी बोलते हैं। अब यही हमारे और बातें। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक, ठीक है। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक कौन कौन से, ठीक है। एक बात याद रखना, ये जो सत्ता के नए केंद्र, देखो समझो पहले, अब अच्छे से हम सारे पावर पढ़ेंगे, एक बार इन सारी चीज़ों को दोबारा से डिस्कस करते हैं। यहाँ बोला जा रहा है सत्ता के नए केंद्र, वैकल्पिक केंद्र, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ठीक है। यानी कि वो देश जो अमेरिका की जगह ले सकते हैं। हर क्षेत्र जो है, जैसे यूरोपीय संघ है मार्केट में अच्छा है, आसियान भी है, लेकिन अन्य चीज़ों में ये पिछड़ जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कोई इकोनॉमिकली अच्छा है तो कोई पॉलिटिकली अच्छा है, मतलब राजनीति रूप पे अच्छा है, या फिर किसी की कल्चर अच्छी है, यानी कि कल्चर कह लो, अपना सेना अच्छी है, ठीक है, सेना अच्छी है, यूँ कह सकते हो। ओके, कोई ना कोई देश जो है एक सिंगल सेक्टर में बेस्ट है, बट सब में बेस्ट नहीं है, ठीक है। इसका सिंपल सा रीज़न समझ लो कि जितने भी देश हैं ना, इनकी आपस में नहीं बनती। बस कहने का मतलब है जिसके कारण ये जो है अमेरिका की जगह नहीं ले पाते। जैसे अमेरिका को 3 तराजू में तोला गया है ना, एक है इनका आर्थिक, सैन्य, और कौन सा है भाई, 3 सेक्टर होते हैं, आर्थिक हो गया, सैन्य हो गया और राजनीति हो गया, ठीक है। इन सब में ये क्या है, पावरफुल है, ठीक है। ये आपने चैप्टर 3 में भी पढ़े होंगे, अमेरिका के वर्चस्व वाले क्षेत्र, यानी कि अमेरिका इन तीनों सेक्टर में क्या है, आगे है, वो तकनीक वाला, सॉरी, सैन्य है, आर्थिक है, तकनीकी, इन सब में वो क्या है, आगे है, ठीक है। लेकिन जो अन्य देश हैं, राजनीतिक भी पॉइंट है, अन्य जो देश हैं इनकी आपस में नहीं बनती। एक ने एक सेक्टर में तो आगे निकल जाएंगे लेकिन अन्य सेक्टर में पीछे हट जाएंगे, समझ रहे हो। ये इसलिए सारे जो देश हैं नहीं आगे बढ़ पाते, लेकिन ये लोग इकट्ठे हो जाए ना तो अमेरिका को पीछे पछाड़ दे, बस ये है। वही कहते नहीं, सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो पावर ही है, यूनिटी में पावर होती है, सिंगल में नहीं। लेकिन अमेरिका एक देश, ऐसा देश है जो अकेला है लेकिन इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा फिट है, और पॉपुलेशन में भी फिट है, ठीक है। अच्छी स्ट्रॉन्ग उसकी इकोनॉमिक है, और अच्छे संबंध भी हैं अन्य देशों के साथ, अपनी संधियाँ भी अच्छे से मनवा लेता है, यूएनओ का मेंबर भी है, ठीक है। तुम कहोगे इसके अंदर पे भी है, लेकिन चलने वाली बात होती है ना कि चलते किसकी ज़्यादा। बस चलो अब ये वाले पॉइंट्स पढ़ते हैं। जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो जो अभी मैंने बोला है ये आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी, क्यों ये जो देश हैं अमेरिकी वर्चस्व को ख़त्म नहीं कर पाते। चलो, यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक या विशेषताएं। 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद भी अमेरिका से बहुत ज़्यादा था, लगभग 12,000 अरब डॉलर। अपनी एनसीईआरटी पढ़ लेना, सारे रीज़न लिख रखे हैं इन्होंने, यहाँ नहीं लिख रखा।
इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई थी, जो कि 3 गुना ज़्यादा थी अमेरिकी डॉलर से। विश्व यानी कि वर्ल्ड व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, जितना अमेरिका का है उससे ज़्यादा ही है इनका। मान लो अमेरिका का 20% है तो इसका 60% है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी है। अमेरिका के पास जितने परमाणु बम है उसके पास इन्हीं का नाम आता है, सबसे ज़्यादा परमाणु बम 550 हैं लगभग, NCERT में लिखे हैं। वर्तमान डाटा सर्च करोगे तो आपको और मिल जाएंगी 6000 के कुछ आसपास। ये विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मेन मेंबर के रूप में कार्य करता है। जैसे US से काम करता है उसी तरीके से ये भी एक मेन पर्सन के रूप में काम करता है। इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। UNO हमेशा भारत भी कोशिश कर रहा है हमें बना दी जाए, लेकिन ये देश है ना, ये वाला, ये और ये वाला पाकिस्तान और इसके और देश हैं बहुत सारे मिले जुले, जो हमें बनने नहीं देते। एक घर के अंदर मना कर देता है, घर के बाहर मना करता है। गलत बात है ये। ठीक है, हमें शामिल नहीं होने। जैसे कोई शादी है, शादी के अंदर कोई है, कोई अच्छा गार्ड है, वो जाने नहीं दे रहा, बाहर है तो बंदे कह रहे कार्ड नहीं मिला तुझे, तू नहीं जाएगा, हम नहीं गए तो तू भी नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये चाइना और पाकिस्तान हमें UN का मेंबर बनने नहीं देते। गंदी बात है ये। अब तो रोएंगे वैसे भी, चाइना तो वैसे मज़े लेता है पाकिस्तान के। हमें देखो, हमने कोरोना की वैक्सीन बनाई, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इन सबको मुफ्त में बांटी है, फ्री में बांटी है। पाकिस्तान को भी क्या देखो क्या कर रहे हैं ये लोग। 21 करोड़ की आबादी वाला देश है। चाइना ने कहा लगभग 5 लाख तुम्हें डोज मिलेगी और चाइना से आके ले जाना, वो भी अपना प्लेन लेके आना और ख़र्चा अपना लगाना और ले जाना, और हमारे देश में मुफ्त में बांटी है। पागल है ये। चलो कोई नहीं, हम अपने देश पढ़ते हैं। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न देश है। भाई सही बात, ये हुई ना बात। ठीक है, और ये पढ़, हाँ, अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में क्या है, सक्षम है। यानी कि जितने भी बड़े मामले होते हैं ना, उनमें क्या कर सकता है, यूरोपीय संघ इंटरफेयर कर देता है। जैसे चाइना कर देता है, सॉरी अमेरिका इंटरफेयर कर देता है। कोई भी बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी नहीं है तो अमेरिका मना करवा देता है। ठीक है, तो उसी तरीके यूरोपीय संघ है। अगर कोई भी ऐसे समझौते हो रहे हैं, राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं जो यूरोपीय संघ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनको ये मना करवा देता है या इंटरफेयर करवा देता है या बदलवा देता है, चेंजेस करवा देता है, ऐसी पॉलिसी जो इनके अकॉर्डिंग हो। और इनके बारे में आपने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसमें पढ़ा होगा, सॉरी UNO में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में पढ़ा होगा। जितने भी विकसित देश होते हैं, जो भी नई पॉलिसी लागू होती है वो सारी की सारी इन देशों के अकॉर्डिंग होती है। तभी तो क्या होता है, कमज़ोर वर्ग रह जाते हैं। ठीक है, यानी इंटरफेयर कर देते हैं, सारी पॉलिसी इनके अकॉर्डिंग होती है। उसी तरीके से यूरोपीय संघ जो भी बड़े निर्णय होते हैं ये क्या करवा देते हैं, जैसे US से होता है चेंजेस करवा देता है, उसी तरीके से यूरोपीय संघ है। मतलब कि अमेरिका है चेंज करवा देता है, उसी तरीके यूरोपीय संघ जो चेंज करवा देते हैं। अब भाई ये है नेगेटिव पॉइंट, जो यही तो कारण है जिसके कारण सत्ता का नया केंद्र नहीं बन पाते ये लोग। अमेरिका तभी तो बैठा रहता है, मेन रीज़न यही तो है। सबसे बना के चलो तो तभी तो आगे बढ़ोगे। यूरोपीय संघ की कमजोरियां, इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और सुरक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। जैसे इराक पर हमले किए, ठीक है, जब ये सारे हैं ब्रिटेन फ्रांस वाला सीन है इसमें कि एक ने सपोर्ट करा एक ने नहीं करा। ठीक है, यानी एक ही टीम के मेंबर्स हैं। ठीक है, मान लो एक टीम में 2 मेंबर्स हैं, एक 2 नहीं मान लो 4 मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 तो चले गए सपोर्ट के लिए, 2 ने मना करने भाई ये बेकार है। यानी कि एक ही टीम के अंदर एक ही नियम को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यानी कि कुछ लोग उस नियम को ऑर्डर को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। ठीक है, यानी कि एकता नहीं है यहाँ पर। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराज़गी है। ठीक है, ये हमारे ये थे स्वीडन डेनमार्क।
स्वीडन और डेनमार्क ने मजीठी संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने का विरोध किया। यानी कि देखो अभी बोले साझा देश, यानी कि एक ही करेंसी, एक बड़ा राष्ट्र, उसके अंदर कुछ ऐसे देश हैं जो मानते ही नहीं हैं, ठीक है, मना कर रहे हैं, हमें नहीं मानना। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे, ठीक है, यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे। यानी कि ऐसे बहुत सारे जो देश हैं जो यूरोपीय संघ में भी हैं और यूएसए की तरफ भी हैं, यानी कि नाटो के अंदर वो लोग देश शामिल हैं। जब आप मेंबर देखोगे ना और नाटो के मेंबर्स देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये वाला देश तो यहाँ पर भी है और ये वाला देश यहाँ पर भी है। इसलिए कह रहे हैं थोड़ा बहुत गूगल करो। इसलिए तुम्हारी किताब का नाम है समकालीन, जो वर्तमान की स्थिति को परिभाषित करते हैं। कभी पढ़ो तो अपनी किताबों के मतलब भी समझो कि किताब का मतलब क्या है। हमेशा चैप्टर से स्टार्ट नहीं करते हैं। कौन सी बुक पढ़ रहे हो तो ये उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि अब ग्रेजुएशन करोगे 12 के बाद जो बुक्स मिलेंगी, बुक्स के चैप्टर पढ़ने से पहले जो उसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट समझो, फिर आपको समझ लो आधी बुक तो समझ ही आ गई, बस उसके अंदर क्लॉज होते हैं। चलो, यूरोपीय संघ के सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में भी थे, यानी कि कुछ यूरोपीय संघ में भी हैं और यूएसए की तरफ भी हैं। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह, यानी कि ब्रैकेट संधि था उसका नाम शायद, उसके द्वारा ये क्या हो गया, अलग हो गया। और ब्रिटेन देखो सदस्य भी है, ब्रिटेन यूरोपीय संघ ये तो अलग हो गया, यानी कि जो मेंबर यूएनओ में था, एक दो है वैसे, फ्रांस वगैरह भी हैं, ये क्या हो गए, ब्रिटेन जो यूरोपीय संघ का मेंबर था वो अलग हो गया। सॉरी, यानी कि ब्रिटेन जो था यूएनओ का जो मेंबर है, ठीक है, वो यूरोपीय संघ में भी था, लेकिन वो यूरोपीय संघ से अलग हो गया, जिससे यूरोपीय संघ की पावर में बहुत ज़्यादा कमी आ गई, क्योंकि ऐसा बंदा जिसके पास ब्रह्मास्त्र था वो अलग हो गया, यानी कि सुपर वेपन था किसी के पास, वो अलग हो गया। अब क्या करें, यानी कि क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसके पास 8 नंबर का फर्रा था, वो खुद ही लिख के पन्ना फाड़ दिया उसने। अब बाकी कैसे करें, जिसने पढ़े होंगे उसको आएगा। चलो कोई नहीं। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र का संगठन आसियान, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कई बार डेफिनेशन इसकी आती है, इसकी स्थापना कब हुई ये भी आता है, और इसमें कितने देश हैं ये भी आता है, इसके चित्र हैं ये भी आता है, मतलब आता है ये क्वेश्चन डायग्राम्स में कई बार। अब लिखा है हमारा अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना करी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है एक तरह से वर्ल्ड मैप में पूछते हैं ये सारे देश कहाँ कहाँ हैं। बाद में ब्रुनई दारुसलाम, ठीक है, बाद में क्या हुआ, ये नाम क्या है, दारुसलाम, जो इंडोनेशिया के पास स्थित है, ये वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया शक्ति को शामिल किया गया और इनकी सदस्य कितने हो गए, 10 लोग हो गए, ठीक है, 10 मेंबर हो गए, याद रखना वर्तमान में 10 हैं। आसियान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, देखो सदस्यों को आर्थिक विकास में तेजी करना, किसी भी संगठन के देखो नॉर्मल उद्देश्य यही है सब भाई, देखो विकास करना है, एक दूसरे कल्चर का सपोर्ट करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। कभी भूल जाओ ना किसी संगठन के उद्देश्य क्या है, नॉर्मल सोचा करो कि भाई हम संगठन बनाएंगे तो हमारे क्या उद्देश्य हों, ठीक है। तो यही होंगे भाई, आपसी विश्वास बनाए के रखेंगे, विकास एक साथ करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हथियार नहीं उठाएंगे, बातचीत से सॉल्व करेंगे। ये कॉमन सी बात याद करोगे 3-4 नंबर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। बाकी संधियाँ होंगी, लेकिन कुछ ना से तो कुछ तो मिल जाएगा, ठीक है। अभी पढ़ोगे देखो वही सारे कॉमन पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला सदस्यों का आर्थिक विकास करना, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, यानी कि एक दूसरे कल्चर के रिस्पेक्ट करना, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करना, और ठीक है, ये तो यूएन वाले पॉइंट्स हो गए, यानी कि जो यूएन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके नियम का पालन हर देश को करना पड़ता है। और अगर हम अगला पॉइंट बात करें, शांति और स्थायित्व, क्या लिखा है, स्थायित्व को बढ़ावा देना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वेपन्स नहीं करना, बातचीत के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब है हमारा आसियान शैली, आती है ये एग्ज़ाम में कई बार, तुम कहोगे ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, बहुत आती हैं चीज़ें इसमें से, ठीक है, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूँगा, क्या करें। चलो, आसियान शैली अनौपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश
करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया। यश का मतलब होता है नाम कमाया। इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। ठीक है, आसियान शैली को वैसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं, मेल मिलाप की नीति। आसियान शैली क्या है, मेल मिलाप की नीति, जिसमें औपचारिक रूप से टकराव रहित सौहार्दात्मक मेल मिलाप के सारे काम करते हैं। आसियान के प्रमुख स्तंभ सुरक्षा, समुदाय, आर्थिक और सांस्कृतिक, वही जो हमने पढ़े थे उद्देश्य, यही इसके वही पॉइंट्स हैं। यानी कि सुरक्षा करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, आर्थिक बाज़ार बढ़ाएंगे, एक दूसरे से व्यापार करेंगे, और सांस्कृतिक एक दूसरे की कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे। इसके अंदर बस ये बोला गया है कि हम वेपन्स का यूज़ नहीं करेंगे अगर कहीं बात बिगड़ जाए तो, जितना हो सके हम बातचीत के द्वारा उसको सॉल्व करवा देंगे। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है। ठीक है, कि भाई सैनिक टकराव नहीं होगा, जो होगा बातचीत के द्वारा ही निपटा लो, कॉम्प्रोमाइज़, जिससे आप लोग स्कूल में करते हैं, अरे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, चल होता रहता है। ठीक है, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। और हमारा आसियान का सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना और एक दूसरे की कल्चर का रिस्पेक्ट करना। आसियान क्षेत्रीय मंच, ठीक है, 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य है कि सुरक्षा और विदेशी नीति में तालमेल बनाए रखना। इसके द्वारा क्या करा गया, साल में हर साल में एक बार बैठक होती है टॉपिक्स के ऊपर वार्तालाप करने के लिए, जब ये आया, और अन्य देशों को मंच भी देता है ये वार्तालाप करने के लिए। ठीक है, अगर कोई देश से बात नहीं करना चाहते ये तो ये आ जाते हैं उनके बीच में कि हाँ भाई हम बात कराएंगे, तुम आओ तो सही। चलो, अब आता है आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता, यानी कि इम्पोर्टेंस। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेज़ी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। यानी कि हम जैसे जो देश हैं बहुत ऐसे चौकन्ने बैठे हैं कि हम कब इन्वेस्ट करें। आसियानी निवेश और सेवाओं के मामले में मुफ्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान दिया है। ठीक है, निवेश फ्रीडम है, मतलब ओपन डोर है, वही वाली खुले द्वार की नीति, जैसा ये है। अमेरिका तथा चीन ने मुफ्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है, मतलब कि हर देश यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर सकता है, व्यापार कर सकता है, ये सारी चीज़ें। अमेरिका तथा चीन में ये हो गया है। 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई, यानी कि हमारा एलपीजी वाले जो आया था उसमें ये था कि भाई देखो बहुत हो गया, हमने टैक्स लगा लिए, बाहरी कंपनी को रोक दिया, अब थोड़ा हम क्या करेंगे, खुले द्वार की नीति को अपनाएंगे, थोड़ा सा पूरब की ओर देखो की नीति को यूज़ करेंगे, यानी कि एलपीजी जिसे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ों को हमने क्या करा, यूज़ करा, और बेफालतू के जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा रखे थे उनको थोड़ा सा कम करा, थोड़ा बहुत लाइसेंस फ्री करा, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस दी गई, और जिससे हमारी देशी इकोनॉमिक्स जो है बढ़ी आगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, यानी कि हमारे देश ने भी, भारत ने व्यापार करना शुरू करा, ये सारी बातें। मनमोहन सिंह की इमेज होगी। ठीक है, आप चैप्टर खोलना। भारत ने आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुफ्त व्यापार समझौता क्या करा है, हस्ताक्षर किया है। ठीक है, हमारा जो इनके साथ मुफ्त व्यापार समझौता हो रखा है, और ये जो देश हैं आसियान के सदस्य हैं। थाईलैंड का तो वैसे मेन रोल है, यहाँ पर मुख्य अतिथि है आसियान में। भारत आसियान के साथ मुफ्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। हम देखो, हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम आसियान के साथ पूरे सभी देशों के साथ व्यापार कर सकें, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस है। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति है। ठीक है, मेन पावर ये है कि अपने जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो मेन मेंबर हैं, गैर क्षेत्रीय संगठन हैं, और उनके बीच निरंतर का मतलब होता है हमेशा बात चलती रहती है, जहाँ पे संवाद बातचीत होती रहती है, और परामर्श, एक दूसरे की सलाह भी मानते रहते हैं, तभी ये क्या है, बहुत मजबूत है। ये एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्ति को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। ठीक है, और ये मंच अभी हमने पढ़ा था
कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि वाली लाइन। एक बार क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा क्षेत्रीय संगठन है जो अन्य देशों को मंच प्रोवाइड करवाता है? तो आसियान। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की। आपको ये अपनी एनसीईआरटी की बुक में इमेज में मिल जाएगी आसियान वालों की। ठीक है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते किए तथा पूर्व की ओर देखो की नीति के स्थान पर पूर्व उत्तर कार्नेटिक ने एक्ट, क्या लिखा है यहाँ पर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की संकल्पना प्रस्तुत की। मतलब इसका जो उद्देश्य था वो ये था, सतत विकास की बाधाओं पर विचार करना था। यानी कि जब हम कंटिन्यूस प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके बीच में जो बाधाएं उत्पन्न आ रही है उसको कैसे रिसॉल्व करा जाए, ये उसके ऊपर काम करती है। 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसका मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट, यानी राज्य के प्रमुख, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, यानी कि देश के मेन मेंबर्स। ठीक है, ये सब आए थे। अब हम पढ़ते हैं चीन के बारे में। देखो, माओ के बारे में तो 11वीं क्लास का जो 11वां चैप्टर था हिस्ट्री का, औद्योगिक मार्ग के नए रास्ते, ऐसा ही कुछ नाम था उसका, तो उसमें आपने माओ के बारे में पढ़ा भी होगा। तो हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, चीन के बारे में बात करते हैं। ओके, हम उम्मीद करते हैं आपने 11वीं की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इनके बारे में। चलो हम शुरू करते हैं। 1949, ठीक है, 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। ठीक है, शुरू में ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन इसके कारण चीन को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहला है, चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधन को उद्योग में लगा दिया। चीन ने अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से सभी आगे निकल गया, लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। ठीक है, आज भी वहाँ के लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी से परेशान हैं। कृषि परंपरागत तरीके से आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योगों की ज़रूरत को पूरा नहीं किया गया। यानी जो कृषि थी परंपरागत थी, चेंजेस नहीं किए गए उसके अंदर, इसलिए जो व्यापार है, जो मनी है, वो ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाया, इसलिए सभी की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाए। अब ये हुए सुधार। आपने वाला फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा होगा शीत युद्ध में, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर और चाइना की एक फ़ोटो दिखा रखी है। दोनों यूएसएसआर और यूएसए टेबल पे बैठे होते हैं, महिला का हाथ पीछे से चाइना पकड़ रखा होता है। वहाँ से ये सुधार के चिन्ह शुरू होते हैं, जब चाइना ने यूएसएसआर का पल्ला छोड़ दिया था कि आप थोड़ा भाई हम भी अपना विकास करें देश का। तो ये यहाँ से टाइम पीरियड शुरू हुआ था 1970 के दशक से। चलो हम उसको पढ़ रहे हैं। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म कर दिया। 1973 में चाओ लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे थे। ठीक है, यानी कृषि, ये सब, विज्ञान, तकनीक और मार्केट। 1978 के तत्कालीन नेता देंग श्याओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा करी। लेकिन इसमें देखो, ये जितने भी बदलाव है ना, इसमें बोला गया कि हाँ भाई हम व्यापार करेंगे, लेकिन जो पावर होगी, जो सत्ता होगी, वो किसके हाथ में रहेगी? वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। यानी कि मेन जो, भले अर्थव्यवस्था जो है मार्केट के अकॉर्डिंग काम करेगी, ठीक है, लेकिन जो सारे जो नियम होंगे, रेगुलेशंस हो गए, आखिरी जो पावर निर्णय होगा वो किसी प्राइवेट उद्योग का नहीं होगा, वो होगा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ही नज़र रखेगी हर चीज़ पर, इस बात का ध्यान रखना। यानी जो प्रभाव होगा वो ज़्यादा किसका रहेगा? चाइना का, गवर्नमेंट का। जैसे वहाँ पर अगर आपको एक लेटेस्ट उदाहरण आपको यहाँ से मिल सकता है, जैकमा जो थे चाइना के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं, उन्होंने कोई बात करी थी चाइनीज़ गवर्नमेंट बैंक के खिलाफ, तो उनको चाइनीज़ गायब कर दिया था। तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी जैकमा के बारे में, आप सर्च कर सकते हो कि हुआ क्या था ये।
और मीम्स भी बहुत मिलेंगे आपको। तो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनती, कहने का मतलब ये है। यानी कि चाइना का प्रभाव ज़्यादा है हर क्षेत्र में गवर्नमेंट का। उनके देश में कुछ भी हो गवर्नमेंट की ज़्यादा है, गवर्नमेंट की ही चलेगी, जितना मर्जी प्राइवेट सेक्टर हो। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1998 में उद्योग का निजीकरण किया गया। ठीक है। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी स्थापित करा गया। यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये था कि विकास को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, वो सारे पॉइंट इसके अंदर थे। चीन 2001 में विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया। मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य चाइना कब बना, तो आप बोलोगे 2001। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एकदम बड़ा कदम उठाया, एक कदम और बढ़ाया। अब आता है चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू क्या हुआ। ठीक है, वह आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। सही बात है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है तो सबको कहाँ से मिलेगा। बोला तो है 10 करोड़ लोग जो है, एनसीईआरटी में भी लिखे हैं 10 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको अभी भी गरीबी से निकले, उस गवर्नमेंट पॉलिसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो भी यहाँ जितनी भी प्रोग्रेस हो रहा है उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पूंजीवादी तरीकों को अपनाया जाने से बेरोजगारी बढ़ी। वहाँ महिलाओं के रोज़गार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं हैं। गांव व शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में बहुत अंतर है। जैसे गाँव का और शहरों का एजुकेशन का होता है, लोगों को एजुकेशन रोज़गार के लिए आना पड़ता है। ये हमारे देश के लोग जीत जाते हैं, काम नहीं करते, गलत बात, करना चाहिए। चलो बाद में बात करते हैं। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। ठीक है, वहाँ पे भी चाइना में काम चलता रहता है कि पोल्यूशन को किस तरह ख़त्म करा जाए। चीन ने प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा है। सिंगल गवर्नमेंट है, जो आपने यूरोपीय संघ में भी, वो यूएसएसआर में भी पढ़ सकते हो, कम्युनिस्ट पार्टी कैसे सत्ता करती है। और यहाँ भी है। चाइना में गिने चुने अखबार हैं जो भी, वो भी नीके हैं, जो भी चाइना के बारे में छापते हैं, गलत चीज़ों के बारे में नहीं बताते। कोरोना के बारे में बता देते पहले, एक अच्छे खासे डॉक्टर ने बताया था, उसको ही मार दिया इन लोगों ने। गलत है ये। पहले गलती मान लेना, बता देना, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई छवि खराब नहीं होती। बेफालतू के इतने सारे लोग खराब हो गए, काम खराब हो गया लोगों का। चलो अब क्या करना, चलो अब सब अच्छा है, सब सुधर रहा है। चीन के साथ भारत के संबंध। ठीक, जब आपकी ना सेकंड बुक स्टार्ट होगी ना, सेकंड जब चाइना के संबंध बताएंगे, 1962 बताएगा चीन वाला वो, तो आप एक पिक्चर देखना, उसका नाम है पलटन, सोनू सूद वाली होगी। डाउनलोड करो, कैसे भी करो, लेकिन उसको देखना एक बार, फैमिली के साथ भी देख सकते हो। अच्छी पिक्चर है जिसमें ना इंडिया चाइना की रिलेशन दिखाए गए हैं, किस तरह चाइना जो है हरकत करता है अपनी गंदी वाली, उसमें दिखाया गया, अच्छे से आप समझ सकते हो। इसमें आप LOC, अक्साई चीन, ये सब भी आपको समझ आएगा। POK क्या है ये आपको थोड़ा बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्या कलेश मचा रहता है लद्दाख साइड। वो देखना आप एक बार पिक्चर, अच्छी पिक्चर है वो। चीन के साथ भारत के संबंध। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। इसके बारे में हम सेकंड बुक में अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ पे पंचशील समझौता भी है, काफ़ी सारे हिंदी चीनी भाई भाई वाले नारे भी हैं। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। ये बात सारी चीज़ें हुई थी तिब्बत के बाद। पहले तो मानता था कि सीमा को, लेकिन जब तिब्बत का केस उठ गया फिर ये मुँह कर गया, नहीं हम नहीं मानेंगे सीमा को। चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद, आप सबको भी पता है आज कैसी मदद मिल रही है। अभी जो बोला था 21 करोड़ की वहाँ की ऑलमोस्ट पॉपुलेशन पाकिस्तान की, 5 लाख डोज मिल रहे हैं, वो भी इसको कह रहे हैं अपना जहाज लेके आइयो, खुद ले जाइयो और खर्चा दे जाइयो। और भारत ने, हमारे देश ने, अन्य देश भारत है जैसे कि क्या कहते हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, इन सबको मुफ्त में क्या दिए, कोरोना की वैक्सीन दिए है। और इनको पता नहीं क्या मिल रहा है, कुछ ना मिल रहा, मुफ्त में लुटता जा रहा है। अंडे वाली खबर पढ़ना एक बार कि पाकिस्तान में अंडे क्या रेट हैं। आज जो भी डेट है, आज वीडियो को आप आज देख रहे हो, लेकिन देखना एक बार कि वहाँ पे कितनी महंगाई हो रखी मार्केट में, जो कि गलत बात है। अंडे की प्राइस 1000 किलो, भाई मैंने सुना था वीडियो में,
एक तो आप एक बार सर्च करके देख सकते हो। चलो जो भी है, तो चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना, चीन भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध करना, बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। ठीक है, कि मतलब कि हमारे दुश्मनों को मदद करता है ये बेफालतू का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैसे मोहब्बत पर, ठीक है, ये वाला ज़रूरी है भाई, ये एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव पेश किया। चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करने से ये प्रस्ताव निरस्त हो गया था। जो है ना, जैसे मोहम्मद जिहादी इस्लामी उग्रवादी संगठन है, ठीक है, और इसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगे हुए हैं कि भारत से कश्मीर वाला विवाद, जो वो लड़ाई झगड़े हुए थे, यूएसए और पश्चिमी देशों के खिलाफ आतंकी हमले करवाना, इस बंदे के नाम हो रखा है ये सब कुछ। और ऐसे बंदे को चाइना बचा रहा है जो पाकिस्तान में बैठा है, यानी कि पाकिस्तान की छवि को बचा रहा है ये। अबे कमबख्तो, जो लोगों को मार रहे हैं, जिनका कोई कुछ नहीं है, क्यों बचा रहे हो ऐसे लोगों को। चलो कोई बात नहीं, हम अपना आगे पढ़ते हैं। ये बेकार हैं, तभी तो ये बदनाम हो रहे हैं। भारत ने अजहर मसूद, ठीक है, ये भी क्या है, आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का संस्थापक और नेता रहा है ये, ठीक है, संस्थापक और नेता रहा है ये इसका, जैसे मोहम्मद। भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया, जिसमें चीन ने वीटो पावर को प्रयोग किया और वो निरस्त हो गया। कैसे कैसे लोगों को बचा रहा है चाइना, पता नहीं, मानवता है भी नहीं है इसमें। अपने मतलब के लिए कितने लोगों पे क्या कहें इनको। चलो, चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड, जो कि पीओके से होती हुई गुजरेगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया जा रहा है। ये इसकी वर्ड मीनिंग याद कर लेना, वन बेल्ट वन रोड, जो कि चाइना द्वारा बनाया जा रहा है, किस लिए, भारत को घेरने के लिए। कहाँ घेरोगे तुम भारत को, तुम घिर तो खुद ही गए हो। अब भारत जी, हम देखो, हमने कितनी अच्छी वैक्सीन दी है, और भी हम व्यापार में अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाते हैं। बांग्लादेश में बाढ़ भी आई, भूकंप आया, तो उसमें भी पैसा दिया। तो मतलब इमेज हम अच्छी बना रहे, कहाँ से ये घेरेंगे, कर्म से होता है, इंसान कर्म से आगे बढ़ता है, नीतियों से नहीं। अच्छी नीति होंगी और अच्छे कर्म होंगे तभी घेर सकते हो, ऐसे तो ना जाने कितनी पॉलिसी बनाओगे, बेकार चली गई। चलो कोई नहीं, ये सिलेबस का पार्ट है तो हमने पढ़ा है इसको, नहीं घेर पाएगा चाइना तो भारत को। चलो, वर्ष 2017 में भूटान के भूभाग, परंतु भारत के लिए सामरिक रूप से, सामरिक का मतलब होता है रणनीतिक, ठीक है, रणनीति संबंध, एक प्लानिंग से, सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डोकलाम पर आधिपत्य के दावे को लेकर दोनों देशों के मध्य लंबा विवाद चला, जिससे दोनों देशों के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए। परंतु इस विवाद के समाधान के लिए भारत के ध्येयपूर्ण प्रयासों और भारत के रूप को वैश्विक स्तर पर क्या करा गया, सराहा गया। यानी कि भारत ने क्या करी, बहुत पेशेंस करी, और इन सब जो भी ये मुद्दे हैं, इनको शांतिपूर्ण कैसे करा जा रहा है, सुलझाया जा रहा है अभी भी, जिसकी पूरे वर्ल्ड ने क्या करी है, सराहा करी है, तारीफ करी है। अब ये है हमारा सहयोग का दौर, जहाँ पे इंडिया चाइना कहाँ है, सुधरा है। तो एक बात देखो कॉमन है, संबंध किसी के भी कैसे भी बिगड़े हों, जब धंधा बीच में आता है ना, तो सारे संबंध सुधर जाते हैं। यानी जब व्यापार बढ़ता है तो धीरे धीरे संबंध भी सुधरने लग जाते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे हैं, समझाई जा रही हैं। देखो, 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि मैं विचारों से लड़ाई मत करो, व्यवहारिक जो मुद्दे हैं उन पे बात करो। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा करी, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई, यानी लड़ाई नहीं करेगा कोई। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए, देखो, व्यापार के लिए 4 पोस्ट खोलने के समझौते किए। तो अब देखो, और एक सही बात है, और दूसरी देखो, इंडिया और चाइना, ठीक है, इन दोनों कंट्री को पूरा वर्ल्ड कैसा देखता है, ऐसा ग्लोबल मार्केट की तरह देखता है। क्यों? क्योंकि भारत और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा खरीदार है यहाँ पर,
ठीक है। इसलिए अन्य देश भी हमको ऐसा मार्केट की तरह देखते हैं और ये दोनों देश भी एक दूसरे को ऐसा मार्केट की तरफ से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए मार्केट को, बाज़ार को, लेन देन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, जिससे आर्थिक गतिविधि बहुत बढ़ जाती है। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो डाटा बहुत देगा, करोड़ों में व्यापार बहुत जल्दी बढ़ा है। और गूगल करोगे तो आपको बिलियंस में मिलेगा कि इस बार की जो लेन देन हुई है, मतलब कोरोना से पहले जो होते था लेन देन, बहुत करोड़ों में होता था। चलो, दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग, व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलते हुए समझौते किए। 1999 से द्विपक्षीय व्यापार 30% फीसदी बशनिया सालाना की दर से बढ़ा है। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामलों में भी दोनों देशों सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हुए हैं। ठीक है, विदेशी ऊर्जा में कैसे हम पार्टिसिपेट करें, सहयोग रहा है दोनों का, क्यों फ़ायदा तो दोनों चाहिए। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीति अपनाई है। यानी कि जो चाइना की पॉलिसी है वही इंडिया की पॉलिसी एक जैसी है ऑलमोस्ट। तो आज ये हमारा चैप्टर 3 ख़त्म हो गया है, सपोर्टिंग मटेरियल, और वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई, 1 घंटे की। आई होप आप इस 1 घंटे को एंजॉय करोगे। और ये बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना, इनको सॉल्व करो, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस, नमस्ते, आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ताराचंद, हम मेहनत करते तो प्लीज़ आप कुछ मत करें, बस एक लाइक बटन दबा दिया करें, बस सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंजॉय करें, अपना पेपर अच्छे से दें और टेंशन किसी बात की ना लें। रोज़ पढ़ा करें, थोड़ा पढ़ें लेकिन रोज़ पढ़ें। जो किताबें ख़रीदी हैं, जिसके पैसे दिए हैं आप लोगों ने, प्लीज़ उनको वसूलें। ठीक है, उनमें भी पेन चलाएं, हाइलाइटर चलाएं। ठीक है, कुछ याद रहे उसमें से भी नोट्स बनाएं, तब आपको इंटरनेट की वीडियो भी अच्छे से समझ आएंगी। यानी कि यूट्यूब पे जो भी वीडियोस जिनकी भी हैं अच्छे से आपको समझ आने लगेंगे। एक बार एनसीईआरटी को पढ़ो, रीडिंग कर लो, बस समझना है, एक बार रीडिंग कर लो, फिर यूट्यूब पे आ जाओ या अपने ट्यूशन जाओ, स्कूल जाओ, कहीं भी जाओ, आपको देखना समझ आएगा, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आपको महसूस होगी। चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।